फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। क्या आप अपने बच्चों के बारे में यह सोच सकते हैं या अपने बच्चे को यह सलाह दे सकते हैं कि वह आईआईटीएन बने, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी आजीविका के लिए, अपने करियर के लिए न करें? आईआईटीएन बनने का निर्णय क्यों लिया? किस मजबूरी के तहत वे कानपुर आईआईटी गए? और यदि वे आईआईटीएन नहीं बनते तो उन पर कौन से आरोप लगते? इंजीनियर देवेंद्र कुमार सिंह से, जो आईआईटी कानपुर से निकले। उसके बाद वे आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए, नौकरी में जब गए तो उसके बाद वे वकालत करने लगे और तीनों ही काम बड़े मनोयोग से उन्होंने किया। वे अब गंगा के घाट पर अरुण कुमार की जो क्लास चलती है निःशुल्क, उसमें वो सहयोग करते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो समाज सेवा करते हुए वह आपको यह बता रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन की कुछ बात, और आपको ऐसे जरूरी टिप्स दे रहे हैं जिसे जानकर समझकर अपने जीवन में अमल लाकर आप सफल हो सकते हैं। और अब आज के युवाओं को कौन सा टिप्स दे रहे हैं, वो सफलता के गुण कौन सा बता रहे हैं, वो इस वीडियो में आपको हम यही दिखला रहे हैं। इस तरह की वीडियो हम कभी कभी यूथ के लिए लेकर आते हैं ताकि देश का युवा प्रेरित हो और सफलता के मार्ग पर चलते हुए अपने रास्तों को और मजबूत करे, प्रशस्त करे, अपने इरादे मजबूत करे, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता प्राप्त करे और लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर पढ़ता रहे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यहाँ जो बैठे हैं हमारे आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट है देवेंद्र कुमार सिंह जी। आपको मैं बता दूं कि मैं ये समाज सेवा के मुहिम से इंप्रेस होकर ये सर के साथ अशोका आईएएस क्लासेस में जुड़े और बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए मार्गदर्शन करते हैं हम। देवेंद्र जी तब लखनऊ में जॉब किया करते थे। हाल में ही मुझे ये देवेंद्र जी के द्वारा जानने का मौका मिला। देवेंद्र जी आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट है और यह भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। हम देवेंद्र जी, आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ जन्म लिया है तो जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, लाइफ आपकी कैसी हो। चाहे तो एक दिन लेवल का लेखन इस पे ही लिख दीजिएगा कि हमारा जीवन कैसा हो, आज से 25 साल बाद जिंदगी में हम क्या करना चाहते हैं। जब वहां की पिक्चर क्लियर होगी कि आपको सिंगर बनना है तो सिंगिंग आज से शुरू कर दोगे आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट आज से शुरू कर दोगे आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो यहीं से शुरू कर दोगे आप। एक लाइन डिफाइन हो जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। प्रॉब्लम क्या है, आपको पता ही नहीं जिंदगी में क्या करना है। विजन बनाइए कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहता हूँ। दूसरी स्टेप ये है कि आप ढूंढे रास्ता कि वहां तक जाना है तो उसका तरीका क्या है, और फिर उस तरीके को छोटे छोटे पार्ट में बांटे, बेबी स्टेप में उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। जो आज मेहनत से कर रहे हैं जान लीजिएगा आगे चल के आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो मजदूर धूप में फावड़ा चला के गड्ढा खोदता है और दिन भर का उसे 400-500 रुपए दिहाड़ी मिलता है, आपको लगता है कम मेहनत करता है वो? आपसे ज्यादा मेहनत करता है। धूप हो बरसात हो आपसे ज्यादा मेहनत करता है, लगातार रोज बिना रुके हुए। क्योंकि नहीं करेगा मेहनत तो उसका पेट नहीं भरेगा। यही मेहनत अगर उसने बचपन में कर ली होती पढ़ाई के टाइम पे तो आज अधिकारी बना होता, उसे वो फावड़ा नहीं चलाना पड़ता, गड्ढा नहीं खोदना पड़ता। कुछ बदनसीब है हमारे बीच में जिन्हें पढ़ाई के संसाधन नहीं मिलते हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको मौका नहीं मिला, उन्हें अल्टीमेटली गड्ढा ही खोदना है, कुदाल ही चलानी है। लेकिन वो अभागे होंगे जिनको मौका मिला लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आप लोग के पास विजन जैसा इंस्टीट्यूट है, इतने आदरणीय टीचर हैं, हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतना अच्छा सिस्टम है। आप अगर यहाँ से भी पढ़ के आगे ना बढ़े तो लानत है आपके ऊपर सीधा। इसी मंच से मैं बोलता हूँ। तो इसी बिहार में कई जिलों में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, अभिभावक इतने सक्षम नहीं है जो बच्चों को स्कूल तक भेज सके। आप जो यहाँ पे डिसिप्लिन में बैठे हो, विजन की टी शर्ट पहन के मॉडल तरीके से सारी चीजों को कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो। आप कर लो, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आपको अपना एक विजन बनाना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपकी मेहनत के लिए गुरु है यहाँ पर। गुरु के लिए बोला था चाणक्य की गुरु सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, प्रलय और निर्माण दोनों गुरु की गोद में बसते हैं। ये आपको बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आपको इनसे क्या चाहिए आप देख लेना।
किस तरह पढ़ना है, आगे आईआईटी कैसे निकालना है और आगे क्या चाहिए। जब दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए कि आईआईटी में जाना है, भाई आईआईटी में जाने का प्लानिंग कर लो, निकलने की बात क्या, 4 साल बाद तो आईआईटी निकाल देगा ये लोग, बीटेक की डिग्री निकल जाओ, फिर क्या करोगे। अब बोलोगे वहां एक कैंपस प्लेसमेंट होता है, प्राइवेट कंपनी आएंगी आपको नौकरी पर लेगी, फिर मेरा दोस्त आईएएस बना होगा, आपको लगेगा हमें भी आईएएस करना है, तो नौकरी छोड़ के तैयारी करोगे। क्यों गए थे आईएएस करने, फिर आईआईटी करने क्यों गए थे। अगर आईएएस ही बनना है, ग्रेजुएशन उसी क्वालिफिकेशन तो बीए पढ़ो, सोशल स्टडीज पढ़ो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, क्यों कर रहे हो इतना। मैं जिंदगी में घूमा हूँ, मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक किया, मैंने नौकरी की, मैंने समाज सेवा की, मैंने विधायक का चुनाव लड़ा, मैं एलएलबी किया, एडवोकेट बना, मैं अभी टीचर हूँ, मैं आपके बीच में हूँ, मैं रास्ता गोल 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 घूम के यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने वो काम किया है जिंदगी में जब मैंने जो चाहा वो किया है। समाज सेवा के नाम पर मैंने शादी नहीं की है, जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा बोल सकता है। मुझे किस्मत वाला हूँ कि रितु मैडम और अरुण सर जैसे लोग मिले हैं जिनके दिमाग में भी समाज सेवा है, जिनके दिमाग में भी बिहार का निर्माण करना है, इनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और प्रकाश चंद्रा सर की तो बात ही क्या है, हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा। आम आदमी के 2 हाथ होते हैं, इन्होंने लोगों को जोड़ के एक दूसरे से जोड़ के समाज सेवा में जोड़ने के लिए इतने हाथ बना रखे हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इतने ज्यादा हाथ किसके होते हैं, इंसान के, भगवान के। तो ये हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा है, यहाँ के संरक्षक, जहां भी जिसको जहां मदद की आवश्यकता होती है हमेशा खड़े रहते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि इनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं आज यहाँ पे आपको आईआईटी निकालने के तरीके नहीं बताऊंगा, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको आईआईटी निकालना है, तब उन्हीं लोगों को तरीका बताऊंगा जो निकालना चाहते हैं। उसके लिए फिर आऊंगा, ये मेरी लास्ट मीटिंग नहीं है, आज से शुरुआत हुई है। थैंक यू वेरी मच। 8 से 9 के बीच में मैंने बीटेक किया, उस समय एलएनटी कंपनी में मेरी कैंपस प्लेसमेंट में जॉब लगी, मैंने बोला नहीं करना। 9 से 11 में मैंने एमटेक किया आईआईटी कानपुर से, फिर वहां से मेरी जॉब लगी तो लगा करना है, थोड़े पैसे आ जाए तो क्या हो रहेगी। 2011 से 2013 तक मैंने विश्व की 5वें नंबर की मल्टीनेशनल कंपनी में एज असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर जॉब की। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब हो गया, मुझे समाज सेवा में जाना है। आरटीआई जो सूचना का अधिकार होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका प्रचार प्रसार करना है, लोगों के बीच मैसेज पहुंचाना है कि किस तरीके से आप सूचना का अधिकार का प्रयोग करके करप्शन से लड़ सकते हैं। सरकारी विभाग में अपना काम कराने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप लिखा पढ़ी के दम पे ही आगे बढ़ जाएंगे। 13 में नौकरी छोड़ी, 16, 17, 4 साल तक मैंने लोगों के बीच काम किया। 17 में फिर मुझे लगा कि एक वकील होता तो कुछ अच्छा काम हो जाता, कोर्ट केस लगते हैं, लोग धमकी भी देते हैं, एक अच्छा वकील मिल जाए, वकील मिल जाए। वकील मिला लेकिन पैसे नहीं थे हमारे पास उसको देने के लिए, हम तो नौकरी छोड़ बैठे थे, तो काबिल वकील नहीं मिल रहा था, मिले तो पैसा मांगे, पैसा नहीं था। फिर मुझे लगा कि मैं ही क्या कर रहा हूँ, चल के पढ़ लेते हैं एलएलबी। 2017 से 20 के बीच में मैंने एलएलबी कर लिया, मैं वकील बन गया। वकील बनने के बाद कोविड आ गया तो कुछ दिन तक ऐसी मामला शांत रहा। सरकारी विभाग से अगर कुछ सूचना आपको प्राप्त करनी है तो उसका एक तरीका है, एक आवेदन प्रस्तुत करिए, 10 रुपए की फीस लगाइए और अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। देखिए भ्रष्टाचार की जो जड़ है हमारे देश में, जिससे कि हमारा देश एक दीमक की तरह काटा जा चुका है, हर जगह भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, उसका कारण यही है गोपनीयता। फाइलों में हर काम होता है लेकिन फाइलें आपको नहीं दिखाई जाती। कुछ पैसे दे दिए गए, रिश्वत दे दिए गए, उसके नाम से कुछ कर दिया गया, आम पब्लिक का, आम जनता का वहां तक एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है कि उन फाइलों को वो देख के बोल सके कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन जैसे ही आरटीआई आ जाता है, जैसे ही सूचना पाने का आपको अधिकार मिल जाता है, आप मांग सकते हैं वो सूचना, और वो सूचना अगर पब्लिक हो गई, वो सूचना अगर सामने आ गई तो भ्रष्टाचार पे अपने आप नकेल कसी जाती है। मान लीजिए कोई परीक्षा हुई, वहां पे 5 बच्चों ने टेस्ट दिया, ऊपर से मेरिट के आधार पे सिलेक्शन न करके किसी कम नंबर वाले का सिलेक्शन कर लिया गया, ज्यादा नंबर वाले को बाहर कर दिया गया रिश्वत लेकर, यही तो भ्रष्टाचार है। अगर इसकी सूचना बाहर आ जाए, मीडिया में आ जाए, उस व्यक्ति को मिल जाए जो कि कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को ले सके, तो ले पाएगा, वो भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा। लेकिन जब तक गोपनीयता मेंटेन रहेगी, उस फाइल को दिखाया ही नहीं जाएगा, किसी को बताया ही नहीं जाएगा, तो वहां पर भ्रष्टाचार पनपता रहेगा, जन्म लेता रहेगा। आरटीआई इसी डायरेक्शन में एक कानून लाया गया था कि आम जनता को अधिकार दिया जाए लोकतंत्र में कि आप सरकारी विभाग से जो सूचना चाहें, जो सूचना उस आरटीआई एक्ट में दे है, दी जा सकती है, वो प्राप्त करें। और इसका लगभग 2005 से लेकर 22 तक पिछले 17 सालों में
अच्छा खासा यूज हुआ है। मीडिया ने भी बढ़ चढ़ के आरटीआई का प्रयोग किया है, सूचनाएं निकाली है, उससे खबरें बनाई है, छापी है, तो उससे भी भ्रष्टाचार पे नकेल लगी है। जो वकालत करते हैं एडवोकेट वगैरह, उन्होंने भी किसी केस में आरटीआई से सूचना निकलवाई है और उस प्राप्त की गई सूचना को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है और उनके मुकदमों में उससे फायदा उठाया है। और तमाम छोटे छोटे लोग जिनकी इतनी चीजों के लिए उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, किससे मिले, किस अधिकारी से, उन्होंने आरटीआई का प्रयोग करके बहुत अच्छे से अपने काम कराए हैं। अगर आप एक बार कसम खा लें कि आपको आरटीआई से अपना काम कराना है, रिश्वत में एक पैसा नहीं देना है, तो विश्वास मानिए समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा आपके काम में, लेकिन काम होगा, ईमानदारी से होगा और आप अपने तरीके के गर्व फील करेंगे। आपको प्राउड होगा कि हाँ, बिना रिश्वत के हमने कुछ किया है। जहाँ तक मेरी बात है, 2005 में कानून आया, 2007 में मुझे इस कानून के बारे में पता चल गया था। मुझे दिखा कि भाई इस कानून को अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में आरटीआई लगा दो तो आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ती है, आपका पासपोर्ट बन जाता है। तो मुझे नया पता था, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। मेरे घर में मेरा पासपोर्ट नहीं था, बड़े भाई बहनों ने बनवाया था, पुलिस वाले 1000 रुपए लेके उस जमाने में जाया करते थे, 2 राउंड में कभी एलआईओ आ जाता था, कभी लोकल यूनिट से लोग आते थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले करप्शन को चेक करने का कि आरटीआई कारगर है या नहीं, पासपोर्ट बनवाते हैं। मैंने 2007 में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, पुलिस वाला घर पे आया, उसने बोला साहब खर्चा पानी दे दो कुछ। मैंने कहा सर पानी पी लो, खर्चा तो नहीं मिलेगा। उसने बोला आपकी चप्पल गिर जाएगी, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। अब बोले विदेश नहीं जाना मुझे केवल पासपोर्ट बनवाना है। 2007 में लगाए आरटीआई, उसने भी बेईमानी का धंधा बड़ी ईमानदारी से निभाया। बोला कि भाई आपसे नहीं लेंगे तो ऊपर दे नहीं पाएंगे तो मान लेंगे कि आपने अकेले रख लिया पूरा, तो हमें मजबूरी बस आपका पासपोर्ट रोकना पड़ेगा। अब बोले आप अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाएंगे। उसने लिख दिया कि देवेंद्र सिंह यहाँ पे ले जाते हैं, इनका पासपोर्ट न बनाया जाए। फिर मैंने आरटीआई देखा, आरटीआई बहुत कारगर तरीके से काम आई, तुरंत पासपोर्ट बन के आ गया। पहला इंसिडेंट था वो चेहरे के मुंह में खून लग गया था। उसके बाद से मैंने सरकारी विभाग में कभी किसी से बात करना भी जरूरी नहीं समझा, केस समझा, जाके अधिकारी से मिला तो ठीक है, तो आरटीआई लगा के अपना काम मिला। वो जर्नी शुरू हुई 2007 से 2022 में। पिछले 15 सालों में मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सरकारी विभागों में, यहाँ तक कि डीओपी जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय, उसमें जाके मैंने आरटीआई की ट्रेनिंग की है। जो आरटीआई का सबसे बड़ा अथॉरिटी है हमारी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, वहाँ पे मेरे सेमिनार वगैरह, लेक्चर वगैरह होते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन पे आप देवेंद्र कुमार सिंह सर्च करेंगे तो मेरी बुक मिल जाएगी आरटीआई में, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, सूचना का अधिकार। इससे भी आधी पतली बुक है, इससे भी पतली होगी। केवल वो बुक इसलिए लिखी गई है कि आप लोग पढ़ के समझ सके कि आरटीआई लगाते कैसे, एक आम आदमी कैसे लगाएगा, क्या तरीके हैं, वो पूरा वर्णन उसमें दिया हुआ है। तो बस इतनी सी कहानी है हमारी। बाकी होता भी है, मैं चाहूंगा लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।